हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। देखिए, ये इंग्लिश की फ़र्स्ट क्लास है आप लोगों की। इसे डेमो क्लास भी कह सकते हैं और मेरी भी आप लोगों के सामने पहली ही क्लास है। तो देखिए, इसमें ना सारे एग्ज़ाम के नाम लिखे हैं, जैसे एसएससी के सारे एग्ज़ाम हैं, बैंक के हैं, दिल्ली पुलिस के हैं, एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ, जुडिशरी, यूपीएससी मेंस। अब कोई लड़का सोच रहा होगा कि सर मुझे तो एमटीएस देना है, हम इतना काहे पढ़ें। कोई लड़का सोच रहा होगा कि हमको जुडिशरी का देना है, सर पता नहीं कितना उसमें क्या पढ़ना है क्या है। कोई एनडीए का होगा, कोई एसएससी सीजीएल का होगा, कोई सीपीओ का होगा। अलग अलग फील्ड के अलग अलग लड़के तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कितना पढ़ें कितना पढ़ें सर, मतलब हमें तो एमटीएस देना, हाई स्कूल लेवल का हमें भी वही पढ़ा रहे हैं। कोई सीजीएल का लड़का हो वगैरह, अरे हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्टेप देना है, हमको भी उतना ही पढ़ा रहे हैं। कोई सीपीओ का है, वो अपना दिमाग लगा रहा है। तो देखिए, ऐसा है कि इंग्लिश का जो एक सिलेबस है उसको अच्छे से एक बार कर लीजिए। पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से कर लीजिए और उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम दो, बैंक का कोई दो, इवन यूपीएससी का अगर मेंस लिख रहे हैं, कंपलसरी 300 का आता है, 80 मार्क्स उसमें आना ज़रूरी है। अगर वो भी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी दो। 2016 में 5000 लड़के 80 मार्क्स नहीं ला पाए थे यूपीएससी में, और ये वो लड़के थे जो प्री निकाल के गए थे। अब आप सोचिए कि कितना ज़रूरी इंग्लिश है। उन्होंने थोड़ा सा हल्के में लिया इंग्लिश को और 80 मार्क्स वो नहीं ला पाए और एग्ज़ाम से वो बाहर हो गए, उनकी मेंस की कॉपी नहीं चेक हुई। ये हालत था, है ना। तो जो मेन प्रॉब्लम है ना कि कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम पहले ये जाने ना कि हमें जाना कैसे है, रास्ता क्या है। अगर रास्ता अच्छे से पता चल जाए ना तो हम अपने मंजिल पे आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अब मान लो इसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए भाई क्या रास्ता है, तो उसका एक अच्छा सा सिलेबस होना चाहिए। अच्छा सिलेबस है, उसके बाद उसकी अच्छे से मटेरियल तैयार हो। और मटेरियल तैयार होने का मतलब ये है कि उस मटेरियल से सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए। अब लड़का ट्रस्ट कैसे करे कि भाई इतनी टॉपिक पता नहीं 5 महीना 6 महीना हम पढ़े ना आए, तो उसका ट्रस्ट करने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे ट्रस्ट करेंगे आप लोग। हाँ, ट्रस्ट जल्दी करना भी नहीं चाहिए भाई, सब पढ़े लिखे लोग हो, सब लगभग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हो। तो सबसे पहले सिलेबस पे चर्चा करते हैं, उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे विश्वास होगा ना कि सर कैसे पढ़ाएंगे और कैसे एग्ज़ाम में आएगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। अच्छा, कुछ लड़के होते हैं ना जिनका गैप ईयर हो जाता है, 2 साल बाद तैयारी करने आए। कुछ टीचर कहते हैं कुछ 4 साल बाद इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। कुछ टीचर कहते हैं अरे तुम्हारा गैप हो गया, तुम्हारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, गैप हो ना हो, बस जिस दिन से आप क्लास आओ उस दिन से आप रेगुलर आओ, क्लास ना छोड़ो और हर टॉपिक को अच्छे से करो। टॉपिक के बाद उस क्वेश्चन को करो। मेरी गारंटी है कि आपसे कोई भी एग्ज़ाम इंग्लिश से रिलेटेड नहीं बचेगा, और बचेगा तो मेरी पूरी जिम्मेदारी। अब आप सबसे पहले देखो कि सिलेबस क्या है जो आपको पढ़ना है। देखिए, अगर सिलेबस आप अच्छे से समझ गए यूपीएससी में, और जब हम लोग नेट वेट की तैयारी करते थे तब हमारे सर लोग बताते थे कि अगर आप सिलेबस अच्छे से समझ गए, खूब अच्छे से अगर आप सिलेबस समझ गए, तो आप 50% काम आपका हो गया। उसके बाद आपको बस केवल अच्छे से करना है उसको। अच्छा मटेरियल मिल जाए, अच्छा टीचर मिल जाए, अच्छी गाइडलाइन मिल जाए, अच्छी बुक मिल जाए, तो आप अच्छे से कर जाओगे एग्ज़ाम को। तो सबसे पहले हम सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं कि आपको पढ़ना कितना है और क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, इंग्लिश में ना 2 पोर्शन होते हैं।
एक होता है ग्रामर, और एक होता है वोकैबुलरी। ये दो पोर्शन इंग्लिश के हैं। किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए आपको केवल दो पोर्शन अच्छे से पढ़ना है, एक ग्रामर का, एक वोकैबुलरी का। अब सबसे पहले ये देखते हैं ना कि ग्रामर में क्या पढ़ना है ना। नरेशन और सिंटैक्स। वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन और सिंटैक्स। ये वॉइस का मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, और सिंटैक्स का मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कोई नया शब्द देख के मत घबराना, बहुत बेसिक से। अगर कोई लड़का आज से पहले दिन से इंग्लिश पढ़ना शुरू करेगा उसको भी दिक्कत नहीं होगी, है ना, ये मेरी गारंटी है। ठीक, इसलिए आप लोग जो है बस देखते जाइए। ठीक, और जहाँ कोई कन्फ्यूजन हो बोलना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, ये हो गया। और इसके बाद इसको जोड़ता है, उसे बोलते हैं कंजंक्शन। इतना पोर्शन ये हो गया। ठीक, इसमें एक टॉपिक और बचती है, उसको कहते हैं प्रीसेस, एसे, लेटर, कंप्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट। ये पूरा ग्रामर का सिलेबस हो गया आपका। वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंटैक्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। इसके बाद छोटी मोटी टॉपिक बचती है, वो एक दो लेक्चर में अपना आराम से हो जाता है। इसके बाद मुझे लगता है यहीं से पेपर पूरा आता है। ठीक, अब देखते हैं वोकैबुलरी की बात की, वोकैबुलरी कहाँ से आता है। ठीक, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड और फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब और इडियम्स फ्रेजेस। ठीक, लिखने में थोड़ा तेज लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ इसलिए बार बार। तो देखो, ये हो गया वोकैबुलरी का सिलेबस। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब और इडियम्स फ्रेजेस। अब थोड़ा सा वोकैबुलरी की पहले चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे टफ पोर्शन जो लड़कों को लगता है भी, चूँकि भाई वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर जितना मैं वोकैबुलरी करवाऊंगा, करीब 4000 वर्ड में करवाऊंगा, जिसमें 3000 वर्ड होंगे जो वोकैबुलरी, प्योर वोकैबुलरी बेस्ड, 1000 वर्ड होंगे जो द हिंदू और टाइम्स एक्सप्रेस और जो न्यूज़ में रिपब्लिक वगैरह में जो कभी कभी बोलता है, उसके बाद उसको भी इकट्ठा कर लिया है। इस इतना वर्ड करने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा। उसका प्रमाण ये है
आप कैसे मानेंगे भाई सभी टीचर यही कहते हैं गलत नहीं होगा? उसका प्रूफ ये है कि मान लो मैंने ए वर्ड ख़त्म किया पढ़ा के, मान लो मैंने ये वर्ड कंप्लीट किया पढ़ा के, जिस दिन क्लास में मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, उसके बाद आप लोग मार्केट में जितनी बुक, जितने कंपटीशन होते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, और केडी कैंपस की बुक, बक्सी की बुक, माना जाता है कि ये दोनों बुक पढ़ लो तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। इसकी बुक, खैर केडी की बुक तो मैं क्लास में पूरा ही करा दूंगा, लेकिन आप मार्केट में से ढूंढना और ए वर्ड से रिलेटेड, द हिंदू पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर, द एक्सप्रेस पेपर उठाना, ए वर्ड से रिलेटेड उसकी मीनिंग के साथ साथ उसकी समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अगर ना आती हो तब आप मेरे पास आना, कह देना सर नहीं आया, वो मेरी जिम्मेदारी। बस आप क्लास में बैठिए, ना समझ में आए आप ढूंढते रहोगे, आपको मिलेगा ही नहीं कोई वर्ड, सारा वर्ड ख़त्म हो जाए क्लास में, बचेगा ही नहीं कोई वर्ड, ये मेरी गारंटी है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बस उसको अच्छे से समझना। अभी हम बताएंगे आपको 10-15 वर्ड, आज थोड़ा क्लास 60 है इसलिए कम वर्ड बताएंगे, आपको लगेगा कि हाँ सर सही कह रहे थे, ठीक। बस वर्ड को समझना है। देखो वर्ड को अच्छे से समझोगे, उसकी मीनिंग समझोगे, उसको अप्लाई करना समझोगे, तो ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ड, कन्फ्यूजिंग वर्ड, ये सब हो जाएंगे। इडियम फ्रेजेस देखो, इसको थोड़ा सा फोटो माध्यम से पढ़ाऊंगा, करीब 650 के लगभग केडी कैंपस की बुक में है, और सारे क्वेश्चन लगभग वहीं से आ जाते हैं, उसको मैं करा दूंगा। फ्रेजल वर्ब जो है, इसको भी न्यूमेरिक टेक्निक से अच्छे से कराऊंगा, करीब 350 फ्रेजल वर्ब जो है कराऊंगा। वैसे 900 फ्रेजल वर्ब होते हैं मैक्सिमम, जो किसी बुक में मैंने देखा है, लेकिन उतना नहीं करना है। अगर 300 तक आप कर लोगे तो उससे ज़्यादा आज तक किसी एग्ज़ाम में नहीं आया है। ये सारे वोकेबलरी जो होगी आपकी, वो न्यूमेरिक टेक्निक से होगी। न्यूमेरिक टेक्निक से पूरी वोकेबलरी आपकी चलेगी, है ना, और इसी से आपकी वोकेबलरी बिल्डिंग जो है बनती चली जाएगी, ठीक। न्यूमेरिक टेक्निक से पूरी वोकेबलरी आपकी ये कंप्लीट होगी। ये न्यूमेरिक टेक्निक क्या होता है? इसमें फोटो माध्यम से किसी पिक्चर से इस वर्ड को, स्टोरी को रिलेट करके बताया जाता है। अभी हम समझाएंगे, आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप बताइएगा। ये पूरी वोकेबलरी वैसे ही चलेगी, ठीक। अब बात आती है, अच्छा हाँ, ये तो वोकेबलरी थोड़ा टफ लगता है लड़कों को। दूसरा जो सीपीओ के लड़के होते हैं, खासकर लगभग 45 से लेकर 50%, 50 मार्क तक जो है सीपीओ में या सीजीएल में जो है वो वॉइस नरेशन से आता है। वॉइस और नरेशन से 50 मार्क्स तक आता है। 10 से 12 क्लास करने के बाद वॉइस और नरेशन का आप पूरे करीब 97 से लेकर के 2000 तक, 2020 तक जितने भी पेपर आप उठा के देख लो, अगर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो मेरी गारंटी है कठिन से कठिन क्वेश्चन हो, इजी से इजी क्वेश्चन हो, पूरा बनेगा। नहीं बनेगा तो आप क्लास में ही कहना कि सर नहीं बना। लेकिन इस दोनों को करने में करीब 10 से 12 क्लास लग जाता है। अच्छे से वीक से वीक लड़का हो बना लेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक। इसके बाद देखो, हम ना ग्रामर 2 जगह से पढ़ाना शुरू करते हैं, या तो वर्ब से या तो नाउन से। देखो वर्ब से पढ़ाने का मेन कारण ये है ना कि इससे पूरा बेसिक से हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब से लेकर के पूरा टेंस वेंस सब हो जाता है। उसमें जितने वर्ब्स के फॉर्म वगैरह सब याद हो जाते हैं अच्छे से। और नाउन से बहुत लड़के कहते हैं नहीं सर मुझे प्योर नाउन से ही पढ़ाओ, तो वहाँ से भी शुरू हो जाता है। यहाँ तक कोई चीज़ ना समझ में आए हो तो बताइए, क्लियर है ना? ये पूरा सिलेबस है, इतना आपको कंप्लीट करना है। तो ये तो बता दिए। इसमें करीब 4000 वर्ड वोकेबलरी में आपको हम करवाएंगे ऑन बोर्ड प्रैक्टिस के साथ। अच्छा, ग्रामर में क्या होगा? ग्रामर का हाल ये है कि जैसे मान लो हमारे एक सर कहते थे कि यहीं पे मुखर्जी नगर में ही पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स के टीचर हैं राजू सिंह, वो बड़ी अच्छी सीनियर टीचर हैं। तो वो बताते थे कि देखो लड़का कैसे माने कि आप जो पढ़ा रहे हो एग्ज़ाम में आएगा। तो हम लोग कहे हाँ बताइए सर कैसे माने? तो उन्होंने कहा देखो आप एक टॉपिक कराओ। तो जैसे मान लो मैंने एक टॉपिक कराया वर्ब, 4-5 दिन चला वर्ब, उसके क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया।
करवा दिया क्लास में। अब वो लड़का जाए अपने घर और जितने भी जिस भी एग्ज़ाम की वो प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो बैंक की, चाहे जुडिशरी की, चाहे एसएससी की, उसके सारे क्वेश्चन अगर वो अपने मन से बना ले गया तो जान लो कि आपने अच्छा पढ़ाया। और अगर उसके क्वेश्चन नहीं बने आपके मटेरियल से, आपके पढ़ाए हुए से, तो ये मान लो सारी गलती टीचर की, उस लड़के की कोई गलती नहीं है। तो मैं जिस दिन जिस क्लास को ख़त्म करूँगा, जिस टॉपिक को, उसके सारे क्वेश्चन करवाने के बाद आपको एक दिन का अलग से लेक्चर में ये रहेगा कि आप क्वेश्चन ढूंढ के लाओ कि ऐसा कोई क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आपका ना बनता हो। अगर ना बने तो मुझे आप कहना कि हाँ सर आपने बताया था और नहीं बना। ठीक, करीब करीब 1150 स्पोर्टिंग एरर्स के क्वेश्चन जो है केडी कैंपस के बुक में हैं, और बक्सी की किताब को अगर मिला लिया जाए तो लगभग 2000 हो जाते हैं। और 850 क्वेश्चन जो है वो 97 से मिला करके, और अब तक के जो एसएससी के पेपर हैं उसमें आए हुए हैं, है ना। इसमें से कुछ रिपीट भी होते हैं, तो अगर रिपीटिशन को ख़त्म मतलब हटा दिया जाए तो लगभग 2500 क्वेश्चन हुए। अगर 2500 स्पोर्टिंग एरर क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया जाए तो ग्रामर में कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं ग्रामर में। अच्छा, तो ग्रामर को ना अच्छे से क्वेश्चन रटना नहीं है, देखो ग्रामर को अंडरस्टैंड करना है, क्लास में अच्छे से समझना है। ग्रामर को ना अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक। और वोकैबुलरी को अच्छे से मेमोराइज करना है। तरीका कोई भी हो, आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए, समझ रहे हैं। वोकैबुलरी को अच्छे से मेमोराइज करना है। और जो ये वाला पोर्शन है प्रीसेस एस्से लेटर, टेक्निक है, टेक्निक बताई सब, मतलब जब सब तैयार रहेगा तो कंप्रीहेंशन क्लोज टेस्ट, इसको प्रैक्टिस करना है आपको, है ना। इस सेक्शन को आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से ये पूरा जो है चलेगा, ठीक। कोई डाउट हो तो बताइए। सिलेबस समझ में आ गया? इतना ही सिलेबस पढ़ना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, एक बात और है, जैसे कुछ लड़के होते हैं, मान लो 10+2 का पेपर दे रहे हो, वो कह रहे हैं सर थोड़ा सा इजी बताइएगा। तो एक बात बताइए, जब समझ में आ रहा है तो क्या इजी का कठिन। अच्छा, दूसरी बात, मान लो कि 10+2 स्टैंडर्ड में 3000 पोस्ट आई, तो क्या सीजीएल का जो लड़का प्रिपरेशन कर रहा है वो एग्ज़ाम को नहीं देगा? वो भी देगा। मान लो आपने खूब मेहनत की, आप 80% क्वेश्चन सही करके आए और वो लड़का 2% ज़्यादा कर लिया, तो 82 वाले सिलेक्शन होगा, आपकी मेहनत वहीं धरी धरी रह जाएगी। इसलिए आज के टाइम में जो गवर्नमेंट जॉब का अप्रोच है ना, उसको पूरा सिलेबस देखो, सिलेबस को अच्छे से कर जाओ समझ के। ये मत देखो कि उसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि कोई भी पेपर हो ना उसमें स्टैंडर्ड, मान लो कि 12 स्टैंडर्ड का पेपर है तो उसमें 10, 15, 20 क्वेश्चन ज़रूर वो अच्छे से डाल देता है परेशान करने के लिए। इसलिए ये सब दिमाग में मत रखो कि हम 10th स्टैंडर्ड का दे रहे हैं, 12 स्टैंडर्ड का सीपीओ का है, थोड़ा फिजिकल उचकल है तो कम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपके समझ में आएगा। और जो कठिन पोर्शन हमने बता ही दिया, करा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा सा प्रीपोजिशन पे चर्चा कर लेते हैं ना, लड़के प्रीपोजिशन को लेकर बड़ा घबराए रहते हैं, ठीक। देखो प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन को 3 पार्ट्स में करना आप लोगों को। एक तो होता है बेसिक प्रीपोजिशन, ठीक, एक होता है बेसिक प्रीपोजिशन और एक होता है फ्रेजल वर्ब। और एक होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये 3 चीज़ होती है प्रीपोजिशन में। देखो जो बेसिक प्रीपोजिशन है ये तो पिक्चर मेथड से आप लोगों को एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ये तो आसान होता है, ठीक। फ्रेजल वर्ब का मतलब है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ठीक, वर्ब प्लस
प्रीपोजिशन। वर्ब और प्रीपोजिशन को जोड़ दिया जाए तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। ये भी बता ही दिए कि किसको कैसे याद कराएंगे। और फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है मेरे पास जो है करीब करीब 1000 वर्ग स्टोरी बेस्ड प्रीपोजिशन मैंने तैयार किया है अच्छे से, कि 2 कहानी है, उस कहानी को आप पढ़िए नॉवेल की तरह, और 1000 प्रीपोजिशन 1 मिनट में तैयार। अच्छे से पढ़ लो, 2-3 बार उसे पढ़ लो, कहानी में दे दूंगा, उसमें फिलअप रहेगा, बस उस स्टोरी को आपको पढ़ना है जैसे घर पे स्टोरी पढ़ते थे, जैसे क्लास 1-2 के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वैसे स्टोरी पढ़ लोगे तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपका तैयार हो जाएगा। ये रही प्रीपोजिशन की बात। अब थोड़ा सा ग्रामर हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो ग्रामर हम लोग शुरू करते हैं ना, वो मैंने बताया कि हम वर्ब से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है हम शुरू करते हैं पढ़ाना। हेल्पिंग वर्ब, ठीक। देखो टेंस होते हैं 3, है ना। टेंस होते हैं 3, है ना। देखो ये जितनी चीज़ें हैं ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब पूरा कलरफुल प्रिंटेड मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा, बस समझते रहना है, जहाँ समझ में ना आए उसको पूछते रहना है, ठीक। और मटेरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूँ वो सब हैंड राइटिंग में पूरा लिखा है और प्रिंटेड भी है, जो आपको अच्छा लगेगा दोनों करके दे देंगे, ठीक। तो टेंस होते हैं 3, है ना। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखो प्रेजेंट टेंस का अलग हेल्पिंग वर्ब होगा, पास्ट टेंस का अलग हेल्पिंग वर्ब होगा और फ्यूचर टेंस का अलग हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लिख लेते हैं। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, है। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, ठीक। अब हम पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं। डिड, वाज, वर, हैड और यूज्ड टू। ये हो गया पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब, ठीक। अब हम फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लिख लेते हैं, ठीक। देखो विल, वुड, सेल, शुड। कुछ लड़के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर वुड का प्रयोग तो उसमें किया जाता है, क्या नाम है, पास्ट टेंस में। ऐसा नहीं है। टेंस अच्छे से जब कराएंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर कर बताएंगे कि कहाँ वुड का पास्ट टेंस में कैसे होता है और कहाँ फ्यूचर टेंस में होता है। जब कराएंगे तो बताएंगे, अभी कंफ्यूज मत होना कोई, ठीक। सारे डाउट जब तक क्लास में क्लियर नहीं होंगे यहाँ से आपको जाने नहीं दूंगा। कंफ्यूज मत होना कि अरे वुड है तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस का नहीं है, फ्यूचर का ही है, ठीक है ना। और ये सब जो बता रहा हूँ ये किसी अथेंटिक बुक का ही है, जब आप कहोगे मैं सोर्स आपको दे दूँगा, उसमें जाके देख सकते हो, ठीक। विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। must, ought to, need to, must, ought to, need to, supposed to, seem to, appear to, गोइंग टू, ठीक। और वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब, वर्ब प्लस टू प्लस
वर्ब, है ना। ये हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट टू, नीड टू, सपोज टू। देखो क्लियर नहीं हो रहा, कोई टेंशन मत करना, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार। आर्ट टू, नीड टू, सपोज टू, सीम टू, अपीयर टू, गोइंग टू, वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब। ये हो गए फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब, ये हो गए पास्ट के, और ये हो गए प्रेजेंट के। तीनों हेल्पिंग वर्ब क्लियर हैं। अच्छा आगे देखते हैं। ठीक, देखो इन हेल्पिंग वर्ब को ना, जो बुक्स है, जितनी बुक आती है ना, उनको 3 भाग में लोगों ने बांटा, 3 पार्ट में इसको बांटा सबने। एक को कहते हैं प्राइमरी, एक्जिलरी वर्ब, दूसरे को कहते हैं मोडाल एक्जिलरी वर्ब, और तीसरे को कहते हैं मार्जिनल एक्जिलरी वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब को एक्जिलरी वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो 3 भागों में ये सारे हेल्पिंग वर्ब को बांट दिया। ठीक, अब देखो लिखेंगे ना, टाइम थोड़ा सा देख के पढ़ा रहा हूँ तो लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा। देखो प्राइमरी में क्या होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, हैविंग, ये तो हो गया प्राइमरी का हेल्पिंग वर्ब। मोडाल में पूरा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये पूरा मोडाल सब नोट्स में लिखा है। और मार्जिनल में जो है डेयर, नीड टू, ये सब जो है मार्जिनल एक्जिलरी वर्ब में आ गया। इस उसी जितने हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखे उसको 3 पार्ट में बांट के ऐसे लिख दिया है। बात वही है, हेल्पिंग वर्ब वही है। ठीक, अब देखते हैं ना कि तीनों टेंस के एक एक हेल्पिंग वर्ब को कर लिया जाए, थोड़ा लड़कों के कुछ पढ़ भी लें, थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक, तो देखो सबसे पहले ना हम डू डज का यूज सीखते हैं। डू डज, है ना। आई ईट, मैं खाता हूँ। सिंपल सा सेंटेंस ले रहा हूँ, आई ईट, मैं खाता हूँ। आई डू इट, मैं अवश्य खाता हूँ। ही ईट्स, वह खाता है। ही डज ईट, वह अवश्य खाता है। अब देखो रूल है, देखो रूल लिखा है, अगर कहोगे तो मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन सब नोट्स में लिखा है। हिंदी में फिर लिखूंगा तो बड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा समझ लो अच्छे से। ठीक, जहाँ ना समझ में आए वहाँ पूछना। देखो ये मेन वर्ब है ईट, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। ठीक, तो अगर मेन वर्ब के ठीक पहले डू या डज आए, मेन वर्ब के ठीक पहले अगर डू या डज आए तो ये उसके अवश्य करने का सूचक है। क्या सूचक है? अवश्य करने का सूचक है। जैसे आई डू इट का मतलब क्या हो गया? मैं अवश्य खाता हूँ, है ना, मैं अवश्य खाता हूँ। ठीक, बात समझ में आ रही है? जैसे ही डज इट, वह अवश्य खाता है। कोई डाउट नहीं? डाउट। अच्छा देखो, अगला सेंटेंस है डिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ो। जैसे आई एट, मैं खाया या मैंने खाया, मैं खाया या मैंने खाया। ठीक, अब अगर इसके पहले मैंने लिख दिया आई डिड ईट, ठीक,
अभी देखो वर्ब नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, अभी हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रहा हूँ, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। वर्ब के चैप्टर में वर्ब अच्छे से बताऊँगा है। आई डिड इट, मतलब मेन वर्ब के पहले अगर डिड आ जाए, क्या आ जाए, तो ये पास्ट टेंस में उस वर्ब को अवश्य करने का सूचक है। पास्ट टेंस में उस वर्ब को अवश्य करने का सूचक है। कोई डाउट, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। अब देखो, डू कम हियर, डू गो देयर, ठीक। यहां देखो, ये इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस है, ठीक। आप पूछो इंपरेटिव कैसे है? अगर मेन वर्ब का सब्जेक्ट ना दिया हो तो सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव। आगे सेंटेंस अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी बस इतना जान लो कि मेन वर्ब का सब्जेक्ट ना हो तो उसे इंपरेटिव कहते हैं। अगर मेन वर्ब के ठीक पहले डू ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया गया तो ये इंपरेटिव सेंटेंस में इम्फेटिक होने का सूचक है। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस में इम्फेटिक होने का सूचक है, ठीक। क्वेश्चन ऐसे आता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना, वो डज या डिड करके दे देगा। डज या डिड कम हियर, डज या डिड गो देयर। तो अगर इम्फेटिक सेंटेंस में डज या डिड का यूज हो तो वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इम्फेटिक इम्परेटिव सेंटेंस में अगर कोई चीज़ इम्फेटिक है तो उसके वर्ब के पहले डज या डिड का प्रयोग नहीं किया जाता, या ऐसे कह सकते हो कि डज या डिड का प्रयोग करके इम्फेटिक सेंटेंस को वर्ब के पहले प्रयोग करके इम्फेटिक सेंटेंस नहीं बनाया जाता। बात समझ में आई? कोई डाउट? अच्छा ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा एक हेल्पिंग वर्ब ना फ्यूचर का भी पढ़ा लेते हैं, ठीक। एक हेल्पिंग वर्ब ना फ्यूचर का भी पढ़ा लेते हैं। देखो अभी बहुत अच्छे से इसको पढ़ाऊंगा, करीब करीब 5 लेक्चर चलेगा हेल्पिंग वर्ब का ही, और उसके बाद करीब करीब 200 क्वेश्चन क्लास में। उसके बाद आप लोग ढूंढना कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन छूट गया हो, मुझसे ना हो रहा हो। शर्त यही रहेगी ना कि क्लास ख़त्म होने के बाद और क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को ढूंढना है मोबाइल से, बुक से, कि कहीं इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन मुझसे गलत तो नहीं हो रहा। अगर गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी, ठीक। ना समझ में आए, मैंने पहले लिखा ग्रामर अंडरस्टैंड करना है, ना समझ में आए 100 बार पूछो क्लास में, ठीक। बस शर्त यह है ना कि जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक के बहुत आगे मत जाओ, क्योंकि 5 महीने का सिलेबस एक ही दिन में पूछो कैसे बता मिलेगा, ठीक। अब थोड़ा सा फ्यूचर का एक हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आई विल ईट, इसका मतलब है मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाए, आई एम गोइंग टू ईट। अच्छा देखो, अब मैंने बताया ना कि गोइंग टू फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, बता ही दिया है। अगर मेन वर्ब के पहले, ईट मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब के पहले गोइंग टू हो, मेन वर्ब के पहले क्या हो? गोइंग टू हो। देखो ये कॉपी में लिखा है, मटेरियल में आपको पीडीएफ में मिलेगा, जितना बोल रहा हूँ वो सब लिखा है, बस समझना है। यहाँ पे मेन वर्ब के पहले गोइंग टू हो, और गोइंग टू के ठीक पहले अगर इज एम आर हो, क्या हो? इज एम आर हो, गोइंग टू के ठीक पहले क्या हो, तो ये फ्यूचर टेंस में किसी चीज को अवश्य करने का सूचक है। मतलब मैं अवश्य खाऊंगा, क्या मतलब हुआ? हाँ, आई एम गोइंग टू रन, मैं अवश्य दौड़ूंगा। बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा अब देखो,
देखो आई वॉज गोइंग टू रन, आई वॉज जस्ट गोइंग टू इट। देखो मेन वर्ब है ना रन, और रन के ठीक पहले क्या है, गोइंग टू। और गोइंग टू के पहले किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस का बता ही दिया है, पास्ट टेंस का वाज वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ भी पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है गोइंग टू के ठीक पहले, है कि नहीं है। इसका मतलब यह है कि मेन वर्ब के पहले अगर गोइंग टू हो और गोइंग टू के पहले पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो, मतलब वाज या वर हो, तो ये पास्ट टेंस में इस वाक्य को अवश्य करने का सूचक है। आई वॉज गोइंग टू रन, मैं अवश्य दौड़ने वाला था। क्या होगा, मैं अवश्य दौड़ने वाला था। या आई वॉज जस्ट गोइंग टू ईट, मैं अवश्य ही खाने वाला था, तुरंत तुरंत मेरे खाने का प्लान था, लेकिन कुछ ऐसा कारण आया। इसमें एक इरादा व्यक्त किया जाता है, ठीक। आई वॉज जस्ट गोइंग टू, मेरे खाने का तुरंत इरादा था, लेकिन क्या हुआ, नहीं खा पाए, ठीक। बात समझ में आई। तो ग्रामर ना इतना ही करके रहने देते हैं, ठीक, क्लास लंबी ना हो इसलिए। अब जो है हम लोग थोड़ा सा वोकेबलरी सीख लें कि वोकेबलरी में जो है, आप बताएं ना कि वोकेबलरी थोड़ा टफ पड़ता है तो कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा वोकेबलरी देख लो, कम से कम 5-10 वर्ड तो देख ही लो। अगर यही क्लास में ही याद हो जाए तो मान लेना कि हाँ सर सही बता रहे थे, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, ठीक। वो सारे वर्ड एक ही बनाए हैं पीपीटी पे, तो ये मत मानना ना कि एक ही टेक्निक है। ए से जेड तक की 4000 वर्ड की सारे की टेक्निक है ना। कोई इसमें मतलब ये नहीं है कि इस वर्ड की टेक्निक नहीं, सारे की है, और बड़े अच्छे से आप करेंगे इसको, ठीक। तो देखो फर्स्ट वर्ड मैंने लिया है अबेश, एस से बड़ा सा है ना। तो पहला वर्ड मैंने क्या लिया है, अबेश। ये सारे वर्ड ना एग्जाम में आए हुए हैं और सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कोई नहीं इंपॉर्टेंट है। देखो जो ये ब्रैकेट मैंने बनाया है ना, इसमें क्या करना है ना कि इसमें टेक्निक आपको लिखनी है। देखो इसमें टेक्निक लिखनी है अपने हाथ से। ऐसे तो मैं लिख के दे दूंगा लेकिन वो अच्छा नहीं होगा फिर आपके लिए। इसमें आप अच्छे से हाथ से लिखना है आपको, और हिंदी में बोलूँगा वो भी हिंदी भी आपको लिखनी है, ठीक। कहोगे तो मैं मटेरियल में दे दूंगा लेकिन वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि याद आप ही वो करना है, टेक्निक मुझे बतानी है, ठीक। तो क्लास में आपको एक कॉपी प्रोवाइड करा दी जाएगी मोटी सी, उसमें जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे इसमें लिखते जाओ, यहाँ हिंदी लिखते जाओ, ठीक। अच्छा हिंदी में होता है क्या है ना कि अलग अलग बुक में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके लिखा रहता, तो उससे घबराना नहीं है। जैसे मान लो लिखा है कि अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर, बढ़िया, ऐसे लिखा रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश के मीनिंग पे विशेष ध्यान देना, ठीक। देखो अबेश वर्ड है ये, ठीक है। क्या वर्ड है, अबेश। अब इसको निमोनिक टेक्निक से याद कैसे करना है, ठीक। देखो सबसे पहले आप ना ऐश्वर्या राय को अलग कर लो। ये कौन है, ऐश, ऐश है ये। और ये हैं अभिषेक बच्चन। ये कौन है, अभिषेक बच्चन है, अभिषेक। ए बी से अभिषेक और ए से ऐश्वर्या राय। तो ऐश्वर्या की अभिषेक से शादी हो गई, यहाँ लिखना है आपको हिंदी में, ऐसे आप लिख लिया करना, ठीक। पूरा लिख लिया करना, ऐश्वर्या की अभिषेक से शादी हो गई और सलमान खान अबेश हो गया। सलमान खान क्या हो गया, अबेश हो गया। देखो लिखोगे तो मीनिंग मिस स्पेल्ड क्लियर होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लियर होगा, कंफ्यूजिंग वर्ड क्लियर होंगे, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी एक ही वर्ड से, ठीक। तो ऐश्वर्या की अभिषेक से शादी हो गई और सलमान खान क्या हो गया, एम्बैरेस हो गया। सलमान खान क्या हो गया, एम्बैरेस। एम्बैरेस मतलब लज्जित करना या लज्जित होना। क्या होता है एम्बैरेस का मतलब, लज्जित करना या लज्जित होना। बात समझ में आई, कोई डाउट। अच्छा जो ये नीचे लिखे हैं ना, असेम्ड, रिमोर्सफुल, मोटिफाइड, इसको याद नहीं करना है। अभी ए में आगे असेम्ड आएगा, आर में रिमोर्सफुल आएगा, एम में मोटिफाइड आएगा। सिमिलर बट सिनोनिम्स नहीं याद करने हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद नहीं करने हैं। ये सारे वर्ड के साथ ही कंप्लीट होते चले जाएंगे।
मैं जब एक ए ख़त्म होगा ना तो मैं आपसे खुद ही पूछूंगा कि कोई सिनोनिम सिंटोनिम्स ए का ऐसा है जो आपको नहीं आता, या कोई मीनिंग या कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसा है जो नहीं आता, मैं खुद ही पूछूंगा और आप खुद ही बताओगे नहीं सब आता है। ठीक, समझ रहे हैं? तो ये हो गया अबेस। कोई डाउट? अभिषेक की ऐश से शादी हो गई और सलमान खान अबेश हो गया। ठीक, अच्छा अब देखो ऐसे कुछ लोग बता देते हैं ना तो इसका यूज नहीं समझ में आता कि कैसे लज्जित हो गया। तो इसलिए न्यूज़पेपर की सारे न्यूज़पेपर इंडिया में जितने न्यूज़पेपर, हिंदू, टाइम्स एक्सप्रेस और भी जितने भी न्यूज़पेपर मतलब मुझे मिले, उन सब की कटिंग कैसे अबेस का यूज हुआ है वो चीज़ इसमें देखो। अबेस वायलेंस, वायलेंस कैसा है? अबेस है, लज्जित कर देने वाला वायलेंस है। तो आपको किसी पेपर में काट काट के नहीं ढूंढना, इसकी एप्लीकेशन को पढ़ के समझ लेना है, अबेस वायलेंस। ठीक, अगला वर्ड है अबेस। अगला वर्ड क्या है? अबेस, है ना? तो देखो ये बेस है, क्या है ये? क्या है? बेस। तो जिनका बेस कमज़ोर होता है ना, देखो ये पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर से ज़्यादा समझ में आता है ना। तो जिनका बेस कमज़ोर होता है ना, उनको अपने सीनियर के सामने क्या करना पड़ता है? अबेस करना पड़ता है। इसे कम होना, धीमा होना। शुद्ध मीनिंग क्या है कि हिंदी में? लोअर डिग्रेड, कम होना, धीमा होना। बिहेव इन ए वे दैट बिलिटल्स आर डिग्रेड समवन। बिलिटल जो है बड़ा अच्छा वर्ड है, ये बी में मिलेगा। अपनी वैल्यू को कम करना होता है बिलिटल का मतलब, लेकिन आपको यहाँ नहीं याद करना है, बी में याद कराएंगे। ठीक, लिटल करके बिलिटल कर दिया, ये बी में याद कराएंगे। हम्बल, ह्यूमिलिटेड सब एच में मिलेगा। डिमेन, लोअर डिग्रेड, डिसग्रेड सब मिलेगा। आपको बस इतने पे ध्यान देना अबेस। तो जिनका बेस कमज़ोर होता है उनको अबेस करना पड़ता है। यहाँ लिखना है कि बेस कमज़ोर होता है तो अबेस करना पड़ता है। कम होना, धीमा होना। ठीक, समझ में आई बात? देखो यहाँ, द फॉरगेटन स्टोरी ऑफ समीना बेगम्स फायर्स एंड पावरफुल फेलो IAS ब्राइड अमीरा अबेस। अमीरा अबेस हैज़ नॉट बीन हर्ड फ्रॉम सिंस शी फ्लू आउट ऑफ गेटवे। पूरा अबेस के बारे में डिटेल से इसमें दिया है। ठीक, देखो अगला वर्ड है अबेट। अगला वर्ड क्या है? अबेट। देखो क्या होता है ना, लड़के जब घर से चलते हैं बड़े खाए पिए रहते हैं, भाई मम्मी पापा सब ध्यान रखते हैं। मुखर्जी नगर आए, खाने पीने पे ध्यान कम दिया, तो ध्यान कम देंगे तो क्या होगा? वेट क्या होगा? अवेट होगा। देखो ऐसे अवेट हो, घट जाएगा। घर पे थे तो 70 किलो के थे, अब बचे हैं 50 kg के तो अवेट हैं। देखो 8 नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? 88 नहीं कर रहे हैं। अब जो है ये लोग क्या करते हैं, रात भर जो है पढ़ते हैं लाइब्रेरी वगैरह में, खाने पीने ध्यान ही नहीं है, ना सोने का ध्यान है। तो अब 8 नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? ये लिखना है यहाँ पे कि अब 8 जो है नहीं करते। तो वेट क्या हो गया है? अवेट हो गया है। डिक्रीज हो गया है, कम होना, घटना। किसी चीज़ का कम होना, घटना। डिक्रीज ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, कोई अनप्लीजेंट चीज़ है उसका एकाएक क्या होता है? घटना। आर सीवर बिकम लेस इंटेंस आर वाइड स्प्रेड। द स्टॉर्म सडनली अपेड, आंधी क्या हो गई? सडनली अबेट हो गई, एकाएक क्या हो गई? कम हो गई। ठीक, KTPS फॉर्म्स इन्वायरमेंटल सर्विलांस कमेटी टू ओवरसी पोल्यूशन अबेटमेंट। देखो ये पोल्यूशन ना, यहाँ देखो पानी कैसे निकल रहा है, एकदम गंदा नाला। तो ये क्या कर रही है? कमेटी बनाई है कि किसी तरीके से पोल्यूशन को अबेट किया जाए। क्या किया जाए? कम किया जाए, घटाया जाए पोल्यूशन को। समझ में आ रहा है ना? कभी भूलेगा नहीं, भूलना चाहिए। ठीक, देखो अगला वर्ड है हमारा अबडिकेट। अगला वर्ड क्या है? अबडिकेट, है ना? बड़ा अच्छा सा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो देखो दिक्कत हो रही है इनको, अब जो है दिक्कत हो रही है। जैसे बीजेपी में क्या हुआ ना कि जिनकी एज 75 ईयर्स से ज़्यादा थी उनको क्या कहा कि आप अपने मन से अपना पद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपकी एज ज़्यादा हो गई है। ठीक, ऐसे ही देखो अभी कांग्रेस में देखो सोनिया जी का है हेल्थ इशू है, तो उन्होंने अपना आप पद क्या करा है? छोड़ रही हैं कि भाई कोई दूसरा कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाए।
सबके साथ होता है। जब एज बहुत ज़्यादा हो जाती है या किसी काम को करने में दिक्कत होती है तो उस काम को क्या करते हैं, अब्डिकेट कर देते हैं, गिव अप करना, छोड़ देना, ठीक है। तो क्या हो गया कि अब्डिकेट कर रहे हैं। अब दिक्कत मतलब दिक्कत हो रही है किसी काम को करने में, अब दिक्कत हो रही है तो काम को क्या कर रहे हैं, अब्डिकेट कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, छोड़ देना। हिंदी में क्या लिखना है, छोड़ देना। क्या लिखना है, गिव अप, छोड़ देना। तो गिव अप लिखना, छोड़ देना। इफ ए किंग और क्वीन अब्डिकेट या मेक ए फॉर्मल स्टेटमेंट दैट दे नो लॉन्गर वांट टू बी किंग। देखो एक राजा थे ना, किसी कारण से ये क्या कर रहे हैं, अब्डिकेट कर रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, रिनाउंस। देखो रिनाउंस रेलिंक्विश से दोनों मिलेगा आर में, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक। एक जगह केवल अच्छे से पढ़ लो। देखो ये है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कार्लसन अब्डिकेशन। इन्होंने ऐसी परिस्थितियां बन गई कि इनको क्या हुआ, ये अपने आप अब्डिकेट कर रहे हैं पद को, अपने खेल को, चेस को क्या कर रहे हैं, अब्डिकेट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट होगा तो बताना, ठीक। देखो अबिरेंट, ये कौन सा वर्ड है। देखो होता क्या है ना कि मुखर्जी नगर जैसे है, देखो अभी कोरोना में थोड़ा सा रेट कम हो गया था, रेंट क्या हुआ था रूम का, हॉल के रेंट, रूम के रेंट, फ्लैट के रेंट थोड़ा घट गए थे। आज फिर क्या हो गया, एकाएक बढ़ गए। तो यहाँ देखो क्या बना, रेंट। इसको जोड़ो किसी स्टोरी से, बड़ा मजा आएगा, कभी भूलेगा नहीं, एक बार पढ़ लोगे लाइफ में नहीं भूलेगा, ठीक। और इसका यूज जो पेपर से समझा रहा हूं ना, ये कभी नहीं भूलेगा। देखो अबिरेंट, तो यहीं पे दिल्ली में ना एक जगह है बेरसराय, IIT दिल्ली के जस्ट सटा है बेरसराय, वहाँ पे सारे सराय हैं, है ना। तो बेरसराय के लोग क्या किए, रेंट जो है बहुत बढ़ा दिए, एकाएक बढ़ा दिए, बिना मतलब 8,000 का 15,000 लेने लगे। तो बेरसराय के लोग जो है रेंट एकाएक बढ़ा दिए, तो उन्होंने क्या किया, वो लोग कैसे लोग हैं, अबेरेंट लोग हैं, पथ भ्रष्ट हो गए हैं लोग। क्या होता है इसका मतलब, पथ भ्रष्ट। क्या होता है, पथ भ्रष्ट। दूसरा मतलब होता है धार्मिक मार्ग से विचलित। दूसरा मतलब क्या होता है, धार्मिक मार्ग से विचलित। तो यहाँ लिखना है आपको कि बेरसराय के लोग रेंट बढ़ा दिए तो क्या हो गए, अबेरेंट हो गए। देखो ये मधुमक्खी लोग जा रही थी, एक अपने मार्ग से क्या हो गई, हट गई, अबेरेंट हो गई, ठीक। देखो ना, आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज ए टिपिकल आर यूजुअल स्पेशली अनएक्सेप्टेबल बे। जो चीज़ एक्सेप्ट ना की जाए, एब नॉर्मल, एनेमोलस, नॉट नॉर्मल इज एनेमोलस, ये सब आगे आपको मिलेगा, ठीक। इसको नहीं याद करना है। इसेंट्रिक, दिमाग सेंटर में नहीं है तो इसेंट्रिक है, सन की है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और है, ये चीज़ समझ में आया ना, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रम्स, अबेरेंट, पार्डांस एंड कम्यूटेशन, ट्रम्स के बारे में लिखा है, ठीक। अबेट, अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड क्या है, अबेट। एक चीज़ और बता रहा हूँ, जिस दिन मैं ए वर्ड पढ़ा के ख़त्म करूँगा उसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ड बचेगा नहीं कोई। और एक बात और है, आप लोग आज से ही न्यूज़पेपर खरीदिए और ए वर्ड उसमें ढूंढिए जहाँ तक मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद अगर न्यूज़पेपर में ए वर्ड कहीं मिल गया कि मेरा कान पकड़ लियो कि हाँ सर देखो एक वर्ड और नया मिल गया, मुझे मिल नहीं सकता, मेरी गारंटी है। आप न्यूज़ सुनने की आदत डालिए। जितना वर्ड मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना वर्ड मैं पढ़ा रहा हूँ वो वर्ड न्यूज़पेपर में उससे ज़्यादा नहीं आएगा, एडिटोरियल में नहीं आएगा। और न्यूज़ जो बोलते हैं, चाहे वो टाइम्स नाउ हो, चाहे रिपब्लिक हो, चाहे CNN हो, उससे ज़्यादा वर्ड वहाँ पे वो नहीं बोलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप एक वर्ड पढ़ के उसमें सुन के देख लीजिएगा, ठीक। खुद जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तब सही बात आपको समझ में आएगी कि हाँ सही कह रहे थे कि नहीं। होता क्या है ना कि लोग वोकेबलरी कह रहे हम करा दिए, अब आता है ही नहीं, 150 वर्ड करा दिए, नहीं आता, ऐसे थोड़े नहीं, पूरा वोकेबलरी करो सब आएगा। और हम तो कह रहे हैं ढूंढो, ए करने के बाद ए ढूंढो, कहीं एक कोड छूट तो नहीं गया, बी करने के बाद बी ढूंढो, है ना। छूटे तो मुझसे पूछो कि सर एक वर्ड नहीं कराए थे, ठीक। अबेट, तो अबेट है ना, अबेट है। ये करने के बाद KD की सारी जो लगभग जितने भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स ए से दिए हुए हैं उसको करना है क्लास में ही, है ना। चूँकि ऐसा माना जाता है ना कि जो SP बख्शी या KD दोनों किताब कर लेता है उसका पेपर अच्छा होता है, तो सारे यहीं कर लेने हैं क्लास में। 10 मिनट लगेगा, ए वर्ड ख़त्म, उसका सारा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन
ख़त्म करके फिर बी पे जाएंगे, सारे वर्ड कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन मत करियो, ठीक। ए देखो, ए एबेट, अगला वर्ड क्या है? एबेट। देखो ये बेट है ना, बैटिंग करना, ठीक। तो बैटिंग से कल भारत पाकिस्तान का मैच था, खूब बैटिंग हुई होगी। तो बैटिंग जो है क्या, बैटिंग, बैटिंग क्राइम को एबेट करती है। आजकल क्या करे भाई, अच्छी बैटिंग मत करियो, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 5 करोड़ ले लो। पहले जो है हेंसी क्रोनिया वगैरह जेल गए थे इसी सब चक्कर में। बैटिंग क्राइम को एबेट करती है, यहाँ लिख लेना है कि बैटिंग क्राइम को एबेट करती है। देखो ये लड़की ना इसको ये पिला रही है, हिंदी में इसका मतलब क्या होगा? किसी बुरे काम के लिए उकसाना, किसी बुरे काम के लिए सहारा देना, असिस्ट करना, इनकरेज करना किसी चीज़ के लिए, लेकिन बुरा काम के लिए। शाब्दिक अर्थ पे ध्यान नहीं देना है कि उकसाना, अब अच्छे काम के लिए नहीं, इनकरेज करना लेकिन बुरे काम के लिए, चाहे वो क्राइम हो, चाहे कुछ गलत चीज़ें हो, चाहे कुछ हो। इसलिए मैंने कहा कि बेटिंग गलत काम है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनली ये गलत है। बात समझ में आ रही ना? देखो यहाँ पे कैम्बल इंजीनियरिंग प्रोग्राम अर्न्स ए बेट एक्रेडिटेशन, ठीक। एबियांस, क्या वर्ड है? एबियांस। देखो बहुत वर्ड हैं मेरे पास, है ना, और क्लास बहुत लंबी हो रही है, ठीक। जितना बताए हैं उतना एक बार आप रिपीट करना चाहो तो कर लो। एबेट, बैटिंग क्राइम को एबेट करती है, इनकरेज करती है किसी गलत काम के लिए उकसाना। अबेरेंट, बेरसराय के लोगों ने रेंट बढ़ा दिया, पथभ्रष्ट हो गए हैं सब लोग, धार्मिक मार्ग से विचलित हो गए हैं। अब्डिकेट, अब दिक्कत हो रही है शासन करने में तो अब्डिकेट कर दिए, स्वेच्छा से अपने पद को छोड़ देना, स्वेच्छा से अपने पद को छोड़ देना, ठीक। अबेट, अब एट नहीं कर रहे हैं या अब कम एट करते हैं, तो क्या हो गया? हेल्थ उनका डिक्रीज हो गया, घटना कम होना, किसी भी चीज़ का घटना या कम होना। देखो यहाँ पे ऐसे कम हो रहा है। अबेस, जिनका बेस कमज़ोर होता है उनको अबेस करना पड़ता है, कम होना, धीमा होना, किसी के सामने ऐसे झुके रहना, लोअर डिग्रेड फील करना, कम होना, धीमा होना है लिखना है, बेस यहाँ पर ब्रैकेट में उसका, ये 2 चीज़ लिखते रहना है आपको, ठीक। अबेश, अभिषेक और ऐश की शादी हो गई और सलमान खान अभेश हो गया। लज्जित करना, लज्जित होना, एम्बैरेस, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जितना वर्ड कराए हैं लग रहा है आप लोगों को आया होगा। अगले क्लास में फिर हेल्पिंग वर्ब की क्लास और आगे बढ़ेगी। और ये जो वर्ड है ये कम से कम 50-50 वर्ड का टारगेट रख लो एक दिन में, और क्लास में ही करते हुए चलना। थैंक यू।